हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वर्ल्ड। मेरा नाम है हरपाल सिंह। आज के इस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं आरएसएम एसएसबी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए WRD जूनियर इंजीनियर 2016 के एग्ज़ाम के बारे में। इस एग्ज़ाम के 4 पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं और इन 4 पेपर्स में 2 पेपर्स डिग्री के हैं, 2 डिप्लोमा के हैं। और आज हम शुरू करेंगे पेपर 1 से और 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो में हम इन चारों पेपर्स को कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं कॉड 09। इस पेपर में 120 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनमें 1 to 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हैं और 41 to 120 क्वेश्चंस सिविल के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो हम 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस देखेंगे। और ये जो पेपर है ये बहुत डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए बेनिफिशियल है। आई होप आपको पसंद आएगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट वाज द साइट लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सावी वेयर एंशिएंट सिविलाइजेशन इन राजस्थान वाज सेटल्ड? सावी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ था? तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं गिलुंड, जोधपुरा, नगरी और बरोर। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है जोधपुरा। जोधपुरा जो है ये एक जगह है जयपुर में। तो कई बार हम कंफ्यूज हो सकते हैं वर्ड को देख के कि जोधपुरा तो शायद जोधपुर में हो, तो एक्चुअली नहीं। ये एक जगह है जोधपुर में जो कि सावी नदी के किनारे है और ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन का एक जगह है। और इसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हमें जो दिया हो गया है तो गिलुंड है जो राजस्थान में है और यहाँ पे आहड़ सविता के अवशेष मिले हैं। नगरी जिसके मध्यमिका भी बोलते हैं, जो कि चित्तौड़गढ़ में एक प्लेस है जो कि बेड़त नदी के किनारे पे है। और जो बरोर है वो श्री गंगानगर में एक जगह है, जोधपुरा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हम देख ही चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरियन हैज़ क्लेम्ड दैट द चौहान्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्राह्मण? किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? तो इसको ऑप्शन हम देख लेते हैं। डॉक्टर भंडारकर, कनिंघम, डॉक्टर ओझा और सीवी वैद्य। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डॉक्टर भंडारकर। देखिए, डॉक्टर ओझा और जो सीवी वैद्य हैं इन्होंने माना था कि जो राजपूत हैं वो एंशिएंट क्षत्रिय थे, और जो कनिंघम थे उन्होंने माना था कि जो राजपूत हैं वो फॉरेनर हैं। लेकिन जो डॉक्टर भंडारकर है इन्होंने माना था कि जो राजपूत हैं वो फॉरेनर ब्राह्मण हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डॉक्टर भंडारकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच रूलर वॉज बेस्टोड द टाइटल ऑफ कविवश? कविवश की उपाधि किस राजा को दी गई थी? तो इसके ऑप्शंस हैं अभय सिंह, मुंज, प्रताप सिंह और राव जोधा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मुंज। वेयर इज़ द चलफिर शाह दरगाह लोकेटेड इन राजस्थान? चलफिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं चित्तौड़गढ़, अजमेर, नागौर और जयपुर। तो इसका आंसर है चित्तौड़गढ़। और उसके अलावा अजमेर में भी एक दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, सबको पता है। व्हाट आर घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली? तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तारगढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम। ये तारागढ़ अजमेर जो है वहाँ पे बुर्ज हैं जिनके नाम इस तरह के हैं, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली। तो ये वहाँ के जो लार्ज बेशंस हैं जिनको बुर्ज बोलते हैं पैरापेट पे, तारागढ़ अजमेर, तो ये उनके नाम हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ द मेन पीठ ऑफ चरणदासी सीट? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे है? तो इसके ऑप्शन है दिल्ली, अलवर, बीकानेर, सीकर। तो ये जो संप्रदाय है ये शुरू हुआ था दिल्ली से, तो इसकी पीठ जो है दिल्ली में, ये इसका आंसर हो जाएगा। द बू विलेज ऑफ नागौर वॉज फेमस फॉर विच रीजन? नागौर का जो बू गांव है किस लिए प्रसिद्ध हुआ? तो इसके ऑप्शंस देकर रखे हैं। फॉर पैचवर्क, फॉर मड टॉयज, फॉर जूट पट्टीज और फॉर आयरन इम्प्लीमेंट्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा फॉर मड टॉयज, मिट्टी के खिलौनों के लिए नागौर का बू गांव जो कि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट विच वर्क इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट made? We don't know whether such large published manuscript is available in India
ऑफ द वर्ल्ड। नहीं जानते कि इतना बड़ा मुद्रित ग्रंथ भारत की क्या जगत की किसी भी भाषा में है या नहीं। उपयुक्त कथन किस ग्रंथ के बारे में कहा गया है? तो इसके ऑप्शन है राग रत्नाकर, राग कल्पद्रुम और वंश भास्कर और श्रृंगार हार। तो इसका आंसर है राग कल्पद्रुम, जो कि संस्कृत भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द ऑर्नामेंट पोथ हांकर और सरी वर्म? तो पोथ हांकर सरी आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं नाक में, कान में, गले में, पैरों में। तो इसका आंसर हो जाएगा गले में। ये तीनों जो पोथ हांकर और सरी हैं जी गले में पहने जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग कुचामनी ख्याल इज नॉट करेक्ट? कुचामनी ख्याल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक लच्छीराम थे, ये बिल्कुल सही है। इनमें पुरुष पात्र ही स्त्री चरित्र का अभिनय करते हैं, ये भी सही है। इनमें नर्तक ही गाने को गाते हैं, ये भी सही है। इसके कलाकार चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर देखते हैं। तो इसके जो द मेन आर्टिस्ट आर चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद प्रमुख हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीनों हैं एक्चुअल में कुचामनी ख्याल के बारे में है, ये कुचामनी ख्याल के बारे में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इन राजस्थान इज लोकेटेड द त्रिपुरा सुंदरी माता टेम्पल? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे है? तो इसके ऑप्शंस देखते हैं बांसवाड़ा, बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर। तो इसका जो आंसर है वो है बांसवाड़ा। एक्चुअली त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर जयपुर में भी है, तो लेकिन हमें ऑप्शन में बांसवाड़ा दिया गया है, तो हम आंसर भी बांसवाड़ा ही करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, हु एस्टैब्लिश्ड विद्यार्थी यूथ लीग इन दिल्ली 1929 AD? विद्यार्थी यूथ लीग 1929 की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस हैं टीकाराम पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, जानकी देवी बजाज और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका जो आंसर है वो है टीकालाल पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कैटेगरी देवी एंड देवी या डावी, द कैटेगरी डावी एंड जीवनी ऑफ नोबल्स वॉज पॉपुलर इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? डावी और जीवनी सामंतों की श्रेणी राजस्थान में कहाँ प्रचलित थी? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं जैसलमेर, उदयपुर, मारवाड़ और कोटा। तो इसका जो आंसर है वो है जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोड डज नॉट मैच? इनमें से कौन सा जो कूट है वो मैच नहीं करता है? तो हम देखते हैं, यहाँ पे प्रजामंडल दिए गए हैं, यहाँ पे उनके फाउंडर दिए गए हैं। तो जैसलमेर के जो फाउंडर दिए गए हैं मीठालाल व्यास, जो कि ठीक है। कोटा के जो फाउंडर हैं वो दिए गए हैं नानूराम शर्मा, जो कि ठीक है। जयपुर के जो दिए गए हैं कपूरचंद पाटनी, ठीक है। और जो बूंदी के दिए गए हैं वो गोपीलाल यादव, जो कि सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो हम देखते हैं कि बूंदी के एक्चुअल में फाउंडर है कौन, वो है कांतिलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द मर्जर ऑफ राजस्थान स्टेट्स टू नो द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑफ भरतपुर धौलपुर रियासत, a committee was constituted in the committee who was not included? राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? इसके ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर शंकर राव देव, RK सिद्धावा, प्रभुदयाल और MS जैन। तो इसका आंसर है MS जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टैब्लिश्ड द शार्दुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट? शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? इसके ऑप्शन दिए गए हैं दशरथ शर्मा, रायचंद, जेम्स टॉड और रामकरण असोपा। तो इसका जो आंसर है वो है दशरथ शर्मा ने इसकी इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो विच कोड डज नॉट मैच? इन कोड में से कौन मैच नहीं करता है? एक जगह पे हमें दिए गए हैं स्टेट और दूसरी जगह दिए गए हैं उसके पॉलिटिकल एजेंट। तो हम देखते हैं, उदयपुर के जो हैं वो दिए गए हैं CL सावर्स, जो कि करेक्ट है। कोटा के हमें दिए गए हैं मेजर बार्डन, जो कि करेक्ट है। जयपुर के हमें दिए गए हैं मेजर लॉरेंस, जो कि गलत है।
और भरतपुर के हमें दिए गए हैं मेजर निक्सन, जो कि सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। और जो जयपुर में एक्चुअल में जो जयपुर के हैं वो हैं विलियम ईडन, जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट हैं वो जयपुर के जो विलियम ईडन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच एरिया डिड द भगत मूवमेंट स्टार्ट? तो भगत आंदोलन किस क्षेत्र से शुरू हुआ? तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं उदयपुर चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही पाली, बाड़मेर सिरोही। तो इसका ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिड द फाउंडेशन ऑफ द फोर्ट नौलखा इन झालरापाटन? झालरापाटन में ये नौलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह या जालिम सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने नौलखा दुर्ग की नींव रखी थी। शेप ऑफ राजस्थान स्टेट इज? राजस्थान राज्य की आकृति क्या है? तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं चतुष्कोणीय, विषम कोणीय, समकोणीय, षटकोणीय। तो इसका आंसर सबको मालूम है, इसका आंसर है विषम कोणीय, चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ राजस्थान स्टेट इज? राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो हमें अक्षांशीय और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देशांतरीय दोनों विस्तार हमें ध्यान में होने चाहिए। तो इसका आंसर है 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। बाकी हम लैटिट्यूड हैं, ये लॉन्गिट्यूड भी देख लेते हैं। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो है 69 डिग्री 30 मिनट्स टू 78 डिग्री 70 मिनट ईस्ट। तो ये दोनों हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन अरावली? अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन दिए गए हैं जरगा, सेर, रघुनाथगढ़ और तारागढ़। तो हम देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है शेर। नीचे हमारे पास दिया गया है 1 to 7 हाइट के अकॉर्डिंग, हाइट मीटर्स में दी गई है। हाइट के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट चोटियां हैं अरावली की, उनका घटता हुआ क्रम दिया गया है। तो सबसे जो ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर माउंट आबू में, शेर सिरोही में है 2 नंबर पे है, और देलवाड़ा 3 नंबर पे सिरोही में है, जरगा उदयपुर में 4 नंबर पे है, अचलगढ़ 5 नंबर वही सिरोही में है, कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है 6 नंबर पे है, 7 नंबर पे रघुनाथगढ़ है जो कि सीकर में। ऐसी बहुत सारी चोटियां हैं अरावली के अंदर, उन सबकी हम जो हाइट है वो तो याद नहीं रख सकते, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट जो कि है 5 या 7 इम्पोर्टेंट हैं, उनका जो क्रम है, उनकी जो सीरीज़ है वो हमें याद रखनी चाहिए। चाहे सबकी याद नहीं रहे, बट ये स्टार्टिंग के जो 5-7 हैं इनके हाइट हमें याद होनी चाहिए। कभी भी ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान आर द मुकुंदरा हिल्स लोकेटेड? राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिणी में, शेखावटी क्षेत्र में, हाड़ौती पठार में और भौराट के अंदर। तो हमें पता है कि जो मुकुंदरा हिल्स है वो हमारे हाड़ौती पठार में है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाड़ौती की पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरमाल इज द पार्ट ऑफ? ऊपरमाल जो है वो है भौराट की पठारी भाग, हाड़ौती का भाग, आबू का पठारी भाग या नागौर का पठारी भाग। तो इसका जो आंसर है वो है हाड़ौती का भाग। ये ऊपरमाल है क्या, तो हम देख लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का जो भैंसरोडगढ़ एरिया है वहाँ से लेकर भीलवाड़ा के जो बिजोलिया क्षेत्र है वहाँ तक का जो पठारी भाग है उसे ऊपरमाल कहते हैं। तो आई होप आपको याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इन टर्म्स ऑफ लेंथ विद इन राजस्थान टेरिटरी द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिवर्स इज? राजस्थान भूक्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम है। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता हुआ क्रम। इनकी जो लंबाई का जो क्रम है वो याद रखना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शंस दिए गए वो देखते हैं कौन कौन सी नदियां हैं। इसमें 4 नदियों की बात की गई है, कांतली, चंबल, लूनी और बनास। तो इसका जो आंसर है वो हम देखते हैं। इसका आंसर है कांतली, चंबल, लूनी और बनास। इसका जो ऑर्डर हो जाएगा कांतली से बड़ी चंबल, चंबल से बड़ी लूनी और लूनी से बड़ी बनास। तो ये ऑर्डर हमें याद भी रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर स्कैंटी रेनफॉल इन वेस्टर्न राजस्थान?
पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? इसके ऑप्शंस देखते हैं। लोकेशन ऑफ अरावली डेफिनेटली है। लोकेशन इन द रेन शेडो जोन डेफिनेटली है। एक्सेसिव हीट ड्यूरिंग ऑनकमिंग मानसून ये भी है। हाई एयर प्रेशर ड्यूरिंग समर्स ये नहीं है। एक्चुअली समर्स के अंदर हमारे लो प्रेशर रहता है। गलत है। तो आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन 27, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स एक्सटेंड ओवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ राजस्थान? ऑप्शन हमें दिए गए हैं एरिडीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एरिडीसॉल्स, एंटीसॉल्स, वर्टिसॉल्स, एल्फीसॉल्स और इंसेप्टिसॉल्स। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एरिडीसॉल एंड एंटीसॉल्स। जो सॉइल्स हैं राजस्थान में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया के अंदर यही पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज फाउंड इन माउंट आबू रीजन? माउंट आबू रीजन में किस तरह की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती हैं? तो माउंट आबू में हमेशा एवरग्रीन जो है वनस्पति पाई जाती है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन, सेमी एरिड डेसिडियस और ट्रॉपिकल थॉर्न। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटेक्टेड बाय लॉ एंड इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज द यूनिक बर्ड लाइफ प्रोटेक्शन स्पॉट इन राजस्थान इज? राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। तो वर्ल्ड हेरिटेज में जिनका नाम हो और यूनिक बर्ड लाइफ प्रोटेक्टेड स्पॉट इन राजस्थान, जो हम सभी को पता है, जो कि क्या है? केवलादेव घाना है। केवलादेव घाना इसका जो कि आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉप्स ग्रोन इन द लार्जेस्ट कल्टिवेटेड एरिया 2013-14 ऑफ राजस्थान राजस्थान के सर्वाधिक कृषि क्षेत्र 2013-14 में बोई जाने वाली फसलें कौन सी हैं? तो जो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पल्सेस हैं, दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, तिलहन हैं, सीरियल्स हैं, अनाज हैं, या शुगर केन और कॉटन गन्ना या कपास हैं। तो हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे अनाज होता है। तो अनाज इसका आंसर हो जाएगा, सीरियल्स, अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टॉक सेंसस 2012 प्रोविजनल द टोटल लाइफ स्टॉक नंबर ऑफ राजस्थान इज? वर्ष 2012 की पशु गणना के अनुसार राजस्थान की कुल पशु संख्या क्या है? तो राजस्थान की 2012 की पशु गणना के अनुसार हमारे यहाँ पे कितने पशु हैं? तो ऑप्शंस दिए गए हैं 4.91 करोड़, 5.847 करोड़, 5.77 करोड़ या 5.66 करोड़। तो इसका जो आंसर है वो है 577 लाख, या फिर इसको 5.77 करोड़ भी बोल सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 577 लैक्स। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन प्रोजेक्ट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा स्टेट? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा स्टेट्स की संयुक्त परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं कौन सी हैं? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। इंदिरा गांधी कैनाल, माही बजाज सागर, ब्यास या नर्मदा कैनाल। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ब्यास। और इंदिरा गांधी कैनाल जो कि राजस्थान की योजना है, माही बजाज सागर जो गुजरात, राजस्थान और एमपी और महाराष्ट्र, ये चारों स्टेट्स को मिला के हैं। जो नर्मदा है वो है गुजरात और राजस्थान की। जो ब्यास है राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान आर बेनिफिटेड बाय चौधरी कुंभार राम लिफ्ट ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल? इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंभाराम लिफ्ट में राजस्थान की कौन से जिले लाभान्वित है? तो इसका आंसर हम देखेंगे। ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। हनुमानगढ़ व चूरू, गंगानगर व बीकानेर, सीकर व झुंझुनू, जोधपुर व नागौर। तो इसका आंसर है हनुमानगढ़ व चूरू। देख लेते हैं कि जो राजस्थान कैनाल है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ये है हरीके बैराज सतलज नदी से यहाँ से निकलती है, पंजाब से, हरियाणा से होते हुए राजस्थान में यहाँ पे हनुमानगढ़ में टिब्बी के अंदर ये एंटर करती है। करते करते ये मोहनगढ़, जैसलमेर तक ये जाती है। ये जो इसके साथ में जो इधर निकाली गई हैं, ये सारी इसकी लिफ्ट कैनाल्स हैं। तो इसमें पूछा गया है कि चौधरी कुंभाराम, जो कि चौधरी कुंभाराम है, कि जो ये हो जाएगी
इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होते हैं वो हैं हनुमानगढ़ और चूरू। इसी तरह पे जो बाकी हैं वो भी हमें ध्यान में रखनी है, अगले किसी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल हाईवे ऑफ राजस्थान विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बोथ गोल्डन क्वाड्रेंट प्रोजेक्ट एज वेल एज ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना था पूर्व पश्चिम कॉरिडोर दोनों का हिस्सा है। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं NH79, NH15, NH8 और NH76। तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका आंसर है NH76। NH15 है जो राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोड रूट ऑफ राजस्थान इंक्लूडेड इन सुपर नेशनल हाईवे इज नेम्ड एज। सुपर नेशनल हाईवे योजना में सम्मिलित राजस्थान की सड़क मार्ग का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। महाराणा प्रताप मार्ग, महाराजा अग्रसेन मार्ग, एक्सप्रेसवे, मेगा हाईवे। तो इसका जो आंसर है वो है महाराणा अग्रसेन मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झामर कोटड़ा इज फेमस फॉर द माइनिंग ऑफ। झामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं सीसा व जस्ता, लेड एंड जिंक, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट या सिल्वर। तो इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका आंसर है रॉक फॉस्फेट। तो रॉक फॉस्फेट है, तो इसकी जो माइनिंग की जाती है वो झामर कोटड़ा में की जाती है, जो कि एक जगह है उदयपुर के अंदर। इसके अलावा और भी जगह पे इसकी माइनिंग की जाती है। जो लेड, जिंक एंड सिल्वर है, जिसको तीनों को मिला के जो और है उसको गलेना बोला जाता है। तो इसकी जो माइनिंग की जाती है सबसे ज़्यादा जावर और देवारी में की जाती है, जो कि दोनों ही उदयपुर में है। और मैग्नीज की है जो सबसे ज़्यादा जो माइनिंग की जाती है वो बांसवाड़ा में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था हमारा रॉक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। मैक्सिमम परमिसिबल वियर इन द स्टोन फॉर रोड वर्क इज। सड़क कार्य हेतु पत्थर में अधिकतम वियर का प्रतिशत मान्य है। तो इसका जो आंसर ऑप्शन दिए गए हैं 10%, 20%, 30%, 40%। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 30%, जो कि मैक्सिमम है, मैक्सिमम वियर है जो कि स्टोन्स के अंदर होना चाहिए, जो हम यूज़ करते हैं रोड वर्क के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गुड ब्रिक अर्थ कैन बी रोल्ड विदाउट ब्रेकिंग इन स्मॉल थ्रेड ऑफ डायमीटर। तो इसके जो ऑप्शन हमें दिए गए हैं 1 mm, 3 mm, 6 mm, 10 mm। तो हमें पता है 3 mm। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फैट लाइम इज यूज फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन। शुद्ध चूने का उपयोग निम्न कार्य हेतु अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं मेसनरी मोर्टार, लाइम मोर्टार, प्लास्टर वर्क और नन। तो जो शुद्ध चूना है, फैट लाइम है, उसको हम वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टर वर्क। जो मेसनरी मोर्टार और लाइम कंक्रीट है उसमें हम यूजुअली हाइड्रोलिक लाइम यूज़ करते हैं, जो कि अंडर वाटर वर्क्स के लिए भी यूज़ में आ सकता है। लेकिन जो फैट लाइम है उसको हम वाइट वॉश प्लास्टर वर्क के लिए यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट इन RCC इज रिकमेंडेड फॉर सीवियर एक्सपोजर कंडीशन इन BIS। निम्न में से कौन सी कंक्रीट ग्रेड RCC हेतु आक्रामक सीवियर एक्सपोजर परिस्थितियों में BIS द्वारा मान्य है? तो इनमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं M15, M20, M25, M30। तो इसका आंसर जो है देखते हैं हम M30। देखिए M30 कैसे हुआ, जो BIS क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो ये कंडीशन है वो 5 तरह की हो सकती है। माइल्ड हो सकती है, माइल्ड कंडीशन हो सकती है, मॉडरेट कंडीशन हो सकती है, सीवियर हो सकती है, वेरी सीवियर हो सकती है, एक्सट्रीम हो सकती है। और RCC के अंदर हम शुरू करेंगे M20 से शुरू करने के बाद हम 5 बढ़ाते जाएंगे, M20, M25, M30, M35 और M40। फॉर माइल्ड, फॉर मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम। और इसी तरह PCC के लिए भी BIS की हैं, ये भी हम याद रख सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में RCC ने PCC वो दे सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा M30। तो ये एक छोटी सी टेबल है जो कि हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स हैज़ मोर देन 50% शेयर इन द रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। निम्न में से कौन से रासायनिक यौगिक केमिकल कंपाउंड का 50% से अधिक हिस्सा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में होता है? तो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं C2S, C3S, C3A और C4AF। तो इसका आंसर देखते हैं, जो हो जाएगा C3S।
देखिए नॉर्मल सीमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर जो डिफरेंट बॉक्स कंपाउंड रहते हैं उनका परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि दिया गया C3S 30 से 50%, C2S 20 से 45%, C3 8 से 12% और C4AF जो कि सबसे कम होता है 6 से 10%। देखिए रैपिड हार्डनिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जो स्ट्रेंथ गेनिंग कैपेसिटी है इनिशियल स्टेट में उसको बढ़ाना पड़ेगा। C2S जो है जो इसको स्ट्रेंथ प्रदान करता है और C3S भी करता है। C2S करता है आफ्टर ए लॉन्गर पीरियड, 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये स्ट्रेंथ उसको प्रदान करता है, लेकिन जो C3S है वो इमीडिएटली ही उसको स्ट्रेंथ देना शुरू कर देता है। और रैपिड हार्डनिंग के लिए हमें उसको जल्दी से स्ट्रेंथ चाहिए, जल्दी से हार्ड होना पड़ेगा। तो हमें क्या है ये जो C3S जो कि ऑलरेडी हाईएस्ट परसेंटेज अमाउंट अवेलेबल होता है सीमेंट में अंदर 30 से 50%, तो इसका जो कंटेंट है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा C3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ पिगमेंट वॉल्यूम कंसंट्रेशन नंबर इज रिकमेंडेड इन फॉर पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल। धातु पर प्राइम कोट है तो निम्न में से कौन सी PVCN की रेंज उपयुक्त होती है? ऑप्शन में दिए गए हैं 25 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 25 से 40। देखिए अब PVCN नंबर होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। PVCN जो नंबर है ये एक रेशियो होता है V1/V1 प्लस V2 इंटू 100% के अंदर आता है, जहाँ पे V1 जो है वो है वॉल्यूम ऑफ पिगमेंट और जो V2 है वो है वॉल्यूम ऑफ नॉन वॉलेटाइल व्हीकल्स इन पेंट। तो इससे हम PVCN नंबर निकाल सकते हैं। अब PVCN नंबर निकालने के बाद क्या होगा, हमें एक रेंज देखनी पड़ेगी। तो PVCN यहाँ दिया हो गया और यहाँ पे उसकी रेंज दी गई है। तो ये उसके डिफरेंट यूज़ हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पेंट्स के लिए, वो इसके सामने हमें दिए गए हैं। तो हमारे पूछा गया है कि पेंट फॉर प्राइम कोट ऑन मेटल, तो मेटल के अंदर जो प्राइम कोट यूज किया जाता है उसके लिए हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए, 25 से 40 होती है। ठीक है, तो बाकी के लिए भी हम याद में रख सकते हैं क्योंकि किसी दूसरे क्वेश्चन में पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 से 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज। टिम्बर प्राप्ति हेतु पहाड़ों में पेड़ काटने को सबसे उपयुक्त मौसम कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं समर, विंटर, मानसून, स्प्रिंग, गर्मी, सर्दी, वर्षा और बसंत। तो इसके ऑप्शंस हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है समर्स। देखिए होता क्या है कि जो हिली एरिया है उसके अंदर समर्स सीजन के अंदर पेड़ों को काटना, फेलिंग ऑफ ट्रीज सही रहता है। प्लेन एरियाज़ के अंदर विंटर्स में और डेसिडेड ट्री जो होते हैं उनके लिए ऑटम सीजन है। तो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था हिली एरिया के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा समर सीजन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टैंडर्ड इज रेफर टू डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। निम्न में से कौन सा भारतीय मानक कंक्रीट बनाने में उपयोग होने वाली रेत के वर्गीकरण हेतु उपयोग किया जाता है? तो इसके जो ऑप्शन से देखते हैं IS 456, 383, 1893 और 1237। तो इसका जो आंसर है वो देख लेते हैं। इसका आंसर है IS 383 को हम यूज़ करते हैं डिटरमाइन जोन ऑफ फाइन एग्रीगेट। देखिए ये जो IS कोड के जो नंबर हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। इसकी पूरी लिस्ट को एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए और जो इम्पोर्टेंट हैं वो तो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो चारों दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं। IS 456 तो हम वेरी वेल नोन है, जो कि हम यूज़ करते ही हैं, कोड ऑफ प्रैक्टिस है प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट के लिए। IS 383 जो है स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं कोर्स ऑफ फाइन एग्रीगेट के जो यूज के लिए, मास कंक्रीटिंग के लिए। IS 1237 जो कोड है वो है सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग टाइल्स स्पेसिफिकेशन के लिए। और IS 1893 का है जो कि है अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ डमी एक्टिविटी इन प्रोजेक्ट नेटवर्क डज नॉट कंज्यूम। तो ऑप्शन दिए गए हैं टाइम, मटेरियल, मनी और ऑल ऑफ द। डमी एक्टिविटीज़ में कोई टाइम कंज्यूम नहीं होता है, कोई मटेरियल कंज्यूम नहीं होता है, कोई भी मनी कंज्यूम नहीं होता है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ आउट। In a CPM network, latest finish time for an event 1 is 10 weeks. Activity IJ takes place 4 weeks for completion.
इवेंट जे स्टार्ट्स आफ्टर 16 वीक्स फ्लोट फॉर एक्टिविटी आई जे इज। तो हमें पूछा गया है एक्टिविटी आई जी के लिए फ्लोट कितना होना चाहिए। तो इसके जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं 6 वीक, 12 वीक, 10 वीक और 2 वीक। तो इसका आंसर हम देखते हैं, आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 वीक। देखते हैं कि आंसर इसका कैसे आया। देखिए फ्लोट जो होता है वो होता है टाइम बाय विच एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट एक्सटेंडिंग द टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, कि उसको कितना डिले किया जा सके एक एक्टिविटीज़ को ताकि वो उसका जो इफ़ेक्ट है पूरे प्रोजेक्ट पर ना पड़े। तो हमें दिया गया है कि एक्टिविटी जो जे है वो शुरू होती है 16 वीक्स में, 16 वीक्स, और एक्टिविटी जो आई है वो फिनिश होती है 10 वीक। तो हमें कि 10 वीक में अगर ये फिनिश होती है और ये 16 वीक में शुरू होनी है तो हमारे पास 6 वीक्स का टाइम है हमारे पास, लेकिन जो एक्टिविटी है वो टाइम ले तो रही है सिर्फ 4 वीक का। तो हमारे पास क्या है 2 वीक्स एक्स्ट्रा पड़े हैं, जिसको हम एक्टिविटी आई को डिले भी कर दें 2 वीक्स से तो एक्टिविटी जे के स्टार्टिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरफेस टेंशन इज ड्यू टू, पृष्ठ तनाव किस कारण होता है। तो ऑप्शन हमें दिए गए हैं कोहेजन एंड एडहेजन, कोहेजन ओनली, एडहेजन और रन ऑफ। तो इसका जो आंसर है वो है कोहेजन ओनली। देखिए हमें कंफ्यूज नहीं हो रहा, सरफेस टेंशन है वो ओनली कोहेजन की वजह से होता है, लेकिन अगर यह क्वेश्चन में पूछा जाता कि कैपिलरी राइज जो होता है तो उसके अंदर कोहेजन और एडहेजन दोनों आएंगे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड, पानी से हटे हुए आयतन का गुरुत्व केंद्र कहलाता है। ऑप्शन हमें दिए गए हैं सेंटर ऑफ बायोन्सी, मेटा सेंटर, सेंटर ऑफ प्रेशर, नैनो अबो। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है सेंटर ऑफ बायोन्सी। देखिए क्या होता है कि बायोन्सी का क्या है इस डायग्राम में देख लेते हैं। कोई भी बॉडी अगर पार्शली इमर्ज है पानी के अंदर तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा सेंटर में रहेगा जहाँ पे सारा उसका वेट एक्ट करता है, लेकिन जो सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो उतने ही एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इस एरिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे तो सेंटर ऑफ बायोन्सी यहाँ पे एक्ट करेगा। अगर ये बॉडी फुली इमर्ज है तो दोनों के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी एक ही पॉइंट पर होंगे। अगर ये पार्शली है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायोन्सी दोनों अलग अलग होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है उसके जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या बोलते हैं, जो ये लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है तो इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सेंटर ऑफ बायोन्सी बोलते हैं। तो इसका आंसर है एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ ए फंक्शन, निम्न में से कौन सा फलन स्थितिज वेग के फलन को प्रदर्शित करता है। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो इसका आंसर जो है वो है फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए वेलोसिटी पोटेंशियल ऑफ ए फंक्शन को हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। उसके लिए हमें डी यू बाई डी एक्स और डी वी बाई डी वाई दोनों को निकाल के समेशन करेंगे तो इसका जीरो आना चाहिए। और दूसरा हमें चेक करना पड़ेगा कि इसका रोटेशन तो नहीं हो रहा कहीं, तो इसके लिए हमें डब्ल्यू जेड को चेक करना पड़ेगा जो कि वो भी जीरो आना चाहिए। तो जो हमने माइनस डी फाइव बाई डी एक्स किया और माइनस डी फाइव बाई डी वाई किया तो हमें यू और वी की वैल्यू मिल जाएगी। और इन दोनों का जब हम अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2 और इसका करेंगे तो हमें मिल जाएगा +2। इन दोनों का समेशन करेंगे तो जीरो आ रहा है, मतलब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रोटेशन के लिए अगेन हम v को x में करेंगे तो जीरो आ जाएगा और u का y के अंदर डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगेन जीरो आ जाएगा, तो इसका रोटेशन भी हमें जीरो मिल जाएगा। तो जो ये फंक्शन है वो सेटिस्फाई करेगा। बाकी किसी फंक्शन का अगेन हम कंटिन्यूटी और रोटेशन चेक करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर यूनिट्स रिप्रेजेंट्स द लीस्ट प्रेशर। तो सबसे कम जो दाब है वो कौन सी यूनिट दर्शाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। हमें ऑप्शन दिए गए हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीबार और एम ऑफ मरकरी। किसी भी यूनिट्स को कंपेयर करने से पहले हमें ये देखना चाहिए उन चारों को एक यूनिक एक सिंगल यूनिट्स में हम कन्वर्ट करें, तभी उसका हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के चार ऑप्शन देख लिए तो देखते हैं पहले इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है मिलीबार। देखिए मिलीबार कैसे आया,
देखिए 1 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर इक्वल होता है 10⁻⁶ पास्कल। ठीक है, इसको मेगा पास्कल भी लिख सकते हैं, मेगा पास्कल। ठीक है, 1 बार इक्वल टू होता है 10⁻⁵ पास्कल। तो 1 मिली बार कितना हो जाएगा, इसमें से 3 जीरो कम कर देंगे तो आ जाएगा 100 पास्कल। 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो इक्वल होता है वो होता है 98,000 पास्कल के, और जो 1 mm मरकरी वो इक्वल होता है 133.32 पास्कल के। तो इन सब में जो सबसे कम है वो है 1 मिली बार। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो याद रखें कि सबको हमने पास्कल के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। तो आपसे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करके उसका कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीडिंग ऑफ डिफरेंशियल मैनोमीटर ऑफ ए वेंचुरी मीटर प्लेस्ड एट 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल इज 11 सेंटीमीटर। इफ द वेंचुरी मीटर इज टर्न टू हॉरिजॉन्टल पोजिशन द मैनोमीटर रीडिंग विल बी। तो ये पूछा है, इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 0, 11/√2 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 11 इंटू √ या 11√2 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर पहले देखते हैं। इसका आंसर है 11 सेंटीमीटर। अब होता क्या है कि अगर किसी को जब हम प्रेशर मेजरमेंट करना होता है तो ये अगर हमारे पास वाटर का लेवल है तो हम प्रेशर बताते हैं कि ये इसकी हाइट है और रोजियत से हम इसका प्रेशर बता देते हैं। अगर इसी को अगर हॉरिजॉन्टल कर दिया जाए तो भी इसकी जो रीडिंग है वो इसी हाइट से बताई जाएगी जिसकी वैल्यू h ही सेम रहेगी। देखिए 45 डिग्री एंगल से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल करने पर इसकी जो हाइट है उसमें चेंजेस नहीं आएगा। इसकी लेंथ में ज़रूर चेंजेस आ सकता है जिससे हमें फ़िलहाल कोई मतलब नहीं है। बस जो उसकी हाइट है, वाटर की हाइट जो है, जो डिफरेंस की जो हाइट है वो सेम रहेगी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा अगेन 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिपोलाटिव वियर इज़ अ वियर। सिपोलाटिव वियर एक किस तरह का वियर है? सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, ट्रेपेजॉइडल है। तो इसका जो आंसर है वो है ट्रेपेजॉइडल वियर है। सिपोलाटिव वियर एक ट्रेपेजॉइडल। देखते हैं कैसे। ये जो डायग्राम है ये सिपोलाटिव वियर है। देखिए ये इसमें ट्रेपेजॉइडल है, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन इसमें ये रहती है कि इसके जो स्लोप है वो 4 वर्टिकल बाय 1 हॉरिजॉन्टल रहता है। अगर किसी भी ट्रेपेजॉइडल सेक्शन का किसी भी ट्रेपेजॉइडल वियर का अगर स्लोप हमें 4 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल होगा तो वो ट्रेपेजॉइडल जो वियर है वो सिपोलाटिव वियर कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू द पाइप इज मैक्सिमम व्हेन द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू। तो हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1/4 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 1/2 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड, 2/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर दिया गया है 1/3 ऑफ द टोटल सप्लाई हेड। देखिए ये कैसे आता है। देखिए क्वेश्चन में समझिए, क्वेश्चन में पूछा गया है पावर ट्रांसमिट कब पाइप में मैक्सिमम होगा, और ठीक है जो मैक्सिमम होगा तो उसमें हेड लॉस जो कि कितना होगा ये पूछा गया। जब मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन होगा तो उसमें हेड लॉस कितना होगा ये पूछा गया। तो हमें पता है कि जो हेड लॉस है उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है, HF = FL/V² रहता है। हमारे पास पावर का फॉर्मूला रहता है ρQgH, यहाँ H की जगह HF लिख देंगे क्योंकि हेड लॉस हो रहा है। अब P में हम जो Q की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, V की वैल्यू जो कि V रख देंगे एक बार, और ये बाकी की वैल्यू उसी तरह से पुट कर देंगे। अब होता क्या है, पावर को मैक्सिमम करने के लिए हम dP/dV निकालेंगे और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारे पास HF की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी आंसर हमारा। तो dP/dV को इक्वल टू 0 करेंगे तो इसको फर्दर सोल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा HF = H/3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो फ्रिक्शन के कारण जो अगर हेड लॉस H/3 होगा तो पावर हमें मैक्सिमम मिलेगी। ठीक है, और इसी केस के अंदर हमें एक चीज़ और याद रखनी है कि बार एग्जाम में पूछ लेता है कि अगर पावर मैक्सिमम करनी है और हेड लॉस 1/3 हो जाए तो इसकी एफिशिएंसी कितनी रहती है। तो इसकी एफिशिएंसी रहेगी 66.7% इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये भी याद रखें, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ लेमिनार लिक्विड फ्लो इन ए सर्कुलर पाइप इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इन्वर्सनली
टू द रेनॉल्ड्स नंबर, और स्क्वायर टू द रेनॉल्ड्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर और रेनॉल्ड्स नंबर। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर है इन्वर्सली टू द रेनॉल्ड्स नंबर। देखिए इसका फॉर्मूला हमें पता है कि जब लैम्डा और फ्लो रहता है तो एफ की वैल्यू रहती है 64/RE। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ और आर में रिलेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड्स नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लोकल मीन टाइम एट अ प्लेस लोकेटेड इन अ लॉन्गिट्यूडनल 90 डिग्री 40 मिनट east when the standard time is 6 hour and 30 minutes and standard meridian is 82 degree 30 minute east। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक प्लेस है जो लोकेटेड है इस लॉन्गिट्यूड पे, ये हमें लॉन्गिट्यूड दिया गया है। स्टैंडर्ड टाइम हमें दिया गया 6 घंटे 30 मिनट और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमें दिया गया है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। और हमसे पूछा गया है कि लोकल मीन टाइम क्या होगा, हमें लोकल मीन टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो आएगा वो है 7 आवर्स 2 मिनट्स 40 सेकेंड। देखते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा। देखिए तो हमें पता है कि 360 डिग्री को हम 24 आवर्स के इक्वल मानते हैं, होता है ये। तो इसका मतलब क्या आ गया, 1 डिग्री इक्वल है 4 मिनट के, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो लोकल प्लेस है उसका दिशांतर, उसका लॉन्गिट्यूड हमें 90 डिग्री दिया गया है और स्टैंडर्ड हमें लॉन्गिट्यूड जो दिया गया है वो है 82 डिग्री। इनको दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा 8 डिग्री 10 मिनट। तो हमारे पास जो डिफरेंस आ गया 8 डिग्री 10 मिनट्स और 1 डिग्री 4 मिनट्स के बराबर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो हमारे पास आ जाएगा 32 मिनट्स 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो अभी क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि 32 मिनट्स 40 सेकेंड्स जो लोकल मीन टाइम है वो आगे होगा स्टैंडर्ड मीन टाइम के। तो हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड मीन टाइम हमें दिया गया 6 घंटे 30 मिनट, उसमें 32 मिनट्स 40 सेकेंड्स ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7 आवर 2 मिनट्स 40 सेकेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सर्वे इन विच द अर्थ्स कर्वेचर इज ऑल्सो कंसिडर्ड इज कॉल्ड, वह सर्वेक्षण जिसमें पृथ्वी की वक्रता को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, टोपोग्राफिक सर्वे, प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे और प्रीलिमिनरी सर्वे। तो इसका आंसर है जियोडेटिक सर्वे। बाकी के सर्वे के बारे में हमें पता ही है, प्लेन सर्वे के अंदर हम कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं अर्थ के। टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर हम उसकी टोपोग्राफी को देखते हैं, कहाँ पर हिल एरिया, कहाँ पर प्लेन एरिया, कहाँ पर लेक्स हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं, तो उसकी टोपोग्राफी को देखते हैं। प्रीलिमिनरी सर्वे कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले एक रफ सर्वे किया जाता है, उसको प्रीलिमिनरी सर्वे कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन ए बी आर 78 मीटर एंड -45.1 मीटर रेस्पेक्टिवली। द होल सर्कल बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी इज, किस रेख, अभी हमें एक लाइन ए बी है, उसमें हमें उसके लैटिट्यूड और डिपार्चर हमें दिए गए हैं 78 मीटर और -45.1 मीटर। तो हमें पूछा गया है कि ए बी जो लाइन है उसकी होल सर्कल बियरिंग क्या होगी। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 150, 330, 30 और 120। ये सब डिग्रीज में दिए गए ऑप्शंस। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर दिया गया 330 डिग्री। देखिए ये आंसर कैसे आया। देखिए अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके जो लैटिट्यूड हैं वो हमें पॉजिटिव दिया गया है। लैटिट्यूड पॉजिटिव का मतलब हो गया कि ऊपर की डायरेक्शन में है, ठीक है। अब हमें कुछ उसके जो डिपार्चर दिया गया है जो कि नेगेटिव दिया गया है। नेगेटिव डिपार्चर का मतलब वो वेस्ट डायरेक्शन में हो गया। तो इसका मतलब वो पॉइंट जो होगा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। तो इस कोऑर्डिनेट में जब हम होल सर्कल बेयरिंग की बात करेंगे तो वो हम 270 प्लस से 360 के बीच में आएगा, जिसका ऑप्शन हमें एक ही दिया गया है 330। तो हम डायरेक्ट ये आंसर लगा सकते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अदरवाइज़ हमारे पास टेन थीटा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी रहता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू D/L। तो D/L करोगे तो आपके पास थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी टेन थीटा से 330 डिग्री, और डायरेक्टली हम इस फिगर से भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A series of closed contour lines on the map with lower to higher values inside them represents, देखिए हमें ऑप्शन दिया गया है हिल, रिज, डिप्रेशन, स्टीप स्लोप। तो इसका जो पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आएगा हिल। देखिए होता क्या है कि जब हम क्लोज कंटूर के अंदर मैप को हम देखते हैं तो उसमें
लोअर टू हायर वैल्यूज इनसाइड, तो लोअर टू हायर, तो जो अंदर की तरफ हमें अगर हायर वैल्यूज़ मिलती है, बाहर जाने पर लोअर वैल्यूज़ मिलती हैं, इसका मतलब क्या है कि वो एक तरह से हिली एरिया है, तो इसका आंसर हिल हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन में दिया हो कि बाहर की साइड हमारे हायर वैल्यू और इनसाइड में लोअर वैल्यू है, तो वो हो जाएगा इस तरह से एक डिप्रेशन हो जाएगा, तो उसका आंसर डिप्रेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है इसलिए उसका आंसर हो जाएगा हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, 66 क्वेश्चन बोलता है द कोलिमेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ पॉइंट्स डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन। तो कोलिमेशन जो मेथड है उस मेथड को हम HI मेथड भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है जो कोलिमेशन मेथड या HI मेथड है वो कौन सा चेक प्रोवाइड नहीं करता है, तो ये फोर साइड चेक प्रोवाइड करता है, ये बैक साइड चेक भी प्रोवाइड करता है। और एक मेथड हमारे पास और रहता है, वो रहता है राइज एंड फॉल मेथड। उसके अंदर हमें इंटरमीडिएट साइड्स के भी चेक हमें मिल जाते हैं, लेकिन HI मेथड में इंटरमीडिएट साइड्स के चेक नहीं मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरमीडिएट साइड्स। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइज ऑफ ए थियोडाइट इज स्पेसिफाइड बाय, तो जो थियोडाइट का साइज है वो किससे स्पेसिफाइड होता है, उसके ऑप्शन दिए गए हैं डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट, डायमीटर ऑफ अपर प्लेट, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, डायमीटर ऑफ वर्टिकल सर्कल। तो इसका आंसर देखते हैं। पहले इसका आंसर दिया गया है डायमीटर ऑफ लोअर प्लेट। देखते हैं कैसे होता है। ये एक पिक्चर दी गई है ट्यूबलाइट की, जिसके अंदर ये जो प्लेट है वो अपर प्लेट है और ये जो प्लेट है लोअर प्लेट है। इस लोअर प्लेट का में क्या रहता है कि जितना बड़ा इस लोअर प्लेट का साइज़ होगा, जितना बड़ा डायमीटर होगा, उतने ही इस पर ग्रेजुएशन ज़्यादा मार्क किए जाते हैं, उतने ही ज़्यादा एक्यूरेसी से इससे हम रीडिंग्स ले सकते हैं। तो थियोडाइट का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है डायमीटर ऑफ द लोअर प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉइंट ऑन विच सेलेशियल स्पेयर वर्टिकली बिलो द ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन दिए गए हैं पोल, सेलेशियल पॉइंट, जेनिथ और नादिर। देखिए जो सेलेशियल स्पेयर जो होता है उसमें ऑब्जर्वेशनल जो पोजीशन होती है उसके जो ऊपर का जो पॉइंट रहता है उसको हम बोलते हैं जेनिथ और नीचे के पॉइंट को हम बोलते हैं नादिर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नादिर। देख लेते हैं, फिगर में देखते हैं ऊपर के पॉइंट, ये हमारा ऑब्जर्वेशनल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर का पॉइंट रहता है जो टॉप का जेनिथ बोलते हैं, जो बॉटम का रहता है उसको नादिर बोलते हैं। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट वाइडली यूज एंटीना इन GPS। तो GPS के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली एंटीना कौन कौन सी हैं, तो ऑप्शन दिए गए हैं हमें स्लॉटेड एंटीना, माइक्रोस्ट्रिप एंटीना, पैराबोलिक एंटीना और हॉर्न एंटीना। तो इसका जो आंसर है वो देखते हैं, आंसर हो जाएगा इसका माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। देखिए जो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना है वो बहुत जगह यूज़ आती है, जैसे एयरक्राफ्ट हुआ, स्पेसक्राफ्ट हुआ, सैटेलाइट, मिसाइल्स, कार्स, मोबाइल्स, तो इसका यूज़ बहुत वाइडली होता है। तो इसका आंसर है माइक्रोस्ट्रिप एंटीना। ये जो पैराबोलिक एंटीना है, हॉर्न, ये स्लॉटेड एंटीना है, ये इनकी शेप के अकॉर्डिंग है। पैराबोलिक एंटीना ऐसे पैराबोला की शेप में रहती है, हॉर्न एंटीना ऐसे हॉर्न की शेप में रहती है, ऐसे ही स्लॉटेड एंटीना रहती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A catchment consists of 40% area with runoff coefficient 0.3 with the remaining 60% area with a runoff coefficient 0.5. The equivalent runoff coefficient will be। तो हमें equivalent runoff coefficient पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिए गए हैं पहले वो देखें, 0.38, 0.42, 0.48 या 0.52। तो इसका जो पहले आंसर देखते हैं फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इसका जो आंसर है वो आंसर है 0.42। देखिए हमें क्या दिया गया है, हमें 40% जो एरिया है उसका जो कोफिशिएंट दिया गया 0.3, 60% एरिया का 0.5। तो हम क्या करेंगे, 40% को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3 से, 60% को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, इन दोनों का समेशन करने के बाद टोटल 100% से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्विवेलेंट निकालना है। तो इक्विवेलेंट आ जाएगा, ओके, 0.42 है। तो नेक्स्ट, डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड। तो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन एट अ वेल इज कॉल्ड, ऑप्शन दिए गए हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी, स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक यील्ड, नन ऑफ वो। तो इसका जो पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक कैपेसिटी। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए ऐसे एक एक्विफर है, इसके अंदर ऐसे एक वेल दिया गया है, वेल से डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉ डाउन जो कि डिस्चार्ज क्यू हो जाएगा
और ड्रॉ डाउन को हम अगर एस से रिप्रेजेंट करें तो पर यूनिट ड्रॉ डाउन कितना हम पानी निकाल पा रहे हैं, डिस्चार्ज निकाल पा रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर प्रेजेंट इन आर्टिजियन एक्वीफर इज यूजुअली, तो आर्टिजियन जो एक्वीफर होते हैं उसके अंदर वाटर के बारे में पूछा गया है। वो बोलता है कि 8.8 टाइम्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आधा रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर कम रहता है, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर प्रेशर रहता है। तो हमें 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आर्टिजियन एक्वीफर के अंदर हम देखते हैं आंसर क्या है। इसका आंसर है अबो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखते हैं ये कैसे आता है, आर्टिजियन एक्वीफर होता क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए इस एक्वीफर का मतलब ये रहता है कि अगर यहाँ पे कोई इम्परवियस लेयर है 2 और इनके बीच में कोई परवियस लेयर है, तो होगा क्या कि यहाँ से अगर रेनफॉल होगी तो सारा पानी इस परवियस लेयर के अंदर होता हुआ ऐसे इधर इस तरह से फ्लो करेगा और एक वाटर टेबल लेवल पे जाके वो स्टॉप हो जाएगा। अगर इस इम्परवियस लेयर के अंदर हम कहीं पे भी एक वेल ऐसे ड्रिल करते हैं तो ये वाटर टेबल ऊपर होने के कारण यहाँ से वाटर का फ्लो अपसाइड होना शुरू हो जाएगा। इस तरह के वेल को हम बोलते हैं आर्टिजियन वेल। इस तरह के नेचुरल वेल भी होते हैं। तो इस पॉइंट पर अगर पानी ऊपर की ओर अगर अपने आप निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रेशर के कारण ऊपर आएगा, तो उसका जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वाटर यूटिलाइज बाई प्लांट्स इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ, पौधों में जो पानी यूज़ किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है। ऑप्शन दिए गए हैं हाइड्रोस्कोपिक वाटर, केमिकल वाटर, ग्रेविटी वाटर या कैपिलरी वाटर। तो ये अपने ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है कैपिलरी वाटर। देखिए होता क्या है कि ये इस तरह से सोइल दी गई है, सोइल के अंदर हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या है, सोइल की सरफेस के साथ अटैच रहता है। कैपिलरी जो वाटर है ऐसे वो वॉइड्स के अंदर फिल्स रहता है। अब क्या आता है, ग्रेविटी वाटर जो होता है वो ग्रेविटेशनल एक्शन के कारण जो इसका सीपेज होता है वो वाटर टेबल के साथ जाके मैच हो जाता है। देखो जब ट्रीज़ होते हैं इनकी जो जड़ें रहती हैं तो वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो कि अटैच रहता है सॉइल पार्टिकल के साथ, जिसको सिर्फ ओवन के अंदर ही उसको पार्टिकल से अलग किया जा सकता है, वो वाटर को कोई भी जो ट्रीज़ की रूट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं, वो नहीं ले पाती हैं। कैपिलरी वाटर जो रहता है वो सॉइल के जो वॉइड्स रहते हैं उनमें कैपिलरी एक्शन के कारण वहाँ पे उपस्थित रहता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहता है वाटर। और इस वाटर को जो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो इजीली उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जो ग्रेविटेशनल वाटर रहता है वो वाटर क्या है, ग्रेविटी एक्शन के कारण ऑलरेडी पहले से ही ड्रेन आउट हो जाता है, तो वो वाटर अवेलेबल नहीं रहता है रूट्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपिलरी वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कैनाल हैज़ डिजाइन टू सप्लाई द इरीगेशन नीड्स ऑफ 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड ग्रोइंग राइस of 140 days base period and having a delta of 126 centimeter. If the canal water is used to irrigate wheat of base period 120 days and having a delta of 60 centimeter, the area that can be irrigated as, तो हमें दिया गया है कि पहले हमने राइस उगाए हैं जिसमें 1000 हेक्टेयर एरिया के अंदर, और बेस पीरियड हमें 140 दिन दिया गया है और उसका जो डेल्टा दिया गया है 126 सेंटीमीटर दिया गया। तो इन सबको हम 1 मान लेते हैं। कि दूसरा क्या दिया गया है वीट के लिए, वीट में हमें जो बेस पीरियड दिया गया है वो दिया गया है 120 दिन, डेल्टा दिया गया है हमें 60 सेंटीमीटर। तो इन रेट को मान लेते हैं 2। ठीक है, तो पहले इसका आंसर देखते हैं फिर देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा 1800 हेक्टेयर। देखिए आंसर कैसे आया। देखिए हमें पता है कि अगर हमें ड्यूटी निकालनी हो तो ड्यूटी का जो डेफिनेशन रहता है वो रहता है कि हेक्टेयर पर क्यूमेक, एक क्यूमेक में कितने हेक्टेयर हम इरीगेट कर सकते हैं। तो D = रहता है 8.64 B बाई डेल्टा। B बेस पीरियड हो गया, डेल्टा इसकी डेप्थ हो गई इतने, और जो इसमें जो रीडिंग्स रखी जाती है डेल्टा मीटर्स में रहता है, B डेज में रहता है, और जो ड्यूटी रहती है वो हेक्टेयर पर क्यूमेक में
की रहती हैं। तो इस क्वेश्चन के हम अंदर के हम क्या करेंगे, फर्स्ट रीडिंग को 1 मान लेंगे और सेकंड रीडिंग को 2 मान लेंगे, और इस रिलेशन में 1 1 1 1 इक्वल टू दोनों को बराबर रख देंगे। तो हमारे पास A2 की वैल्यू जो है इस तरह से आ जाएगी, जो कि हो जाएगी 1800 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिज कैनाल इज कॉल्ड एज, रिज कैनाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं, अक्रॉस द कंटूर, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल, वाटरशेड कैनाल। तो इसका आंसर है वाटरशेड कैनाल। तो रिज कैनाल को हम वाटरशेड कैनाल भी कहते हैं। कंटूर जो कैनाल रहती है वो कैनाल कंटूर्स के अलोंग रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेसी सिल्ट फैक्टर फॉर मीडियम सिल्ट वूज एवरेज ग्रेन साइज इज 0.25 mm इज लाइकली टू बी। तो हमें लेसी सिल्ट फैक्टर पूछा गया है जिसमें ग्रेन साइज दिया गया है DMM 0.25, ऑप्शन दिए गए हैं 0.66, 0.77, 0.88 और 0.99। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा 0.88। देखिए ये आंसर कैसे आया, हमें पता है लेसी सिल्ट फैक्टर का एक फॉर्मूला रहता है 1.76 मल्टीप्लाई बाय √D। यहाँ पे D ग्रेन साइज है वो mm में होता है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ग्रेन साइज 0.25 mm में रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरेट्स डायग्राम आर बेस्ड ऑन, ऑप्शन दिए गए हैं ब्लिंक थ्योरी, कैनेडी थ्योरी, खोसला थ्योरी, लेसी थ्योरी। एक क्वेश्चन बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर है कैनेडी थ्योरी। Which of the following method is most accurate for the determination of the water content of soil? तो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा, ये पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं ओवन ड्राइंग, पिक्नोमीटर, सेंट बाथ और कैल्शियम कार्बाइड। तो इसका आंसर है ओवन ड्राइंग मेथड। देखिए जो ओवन ड्राइंग मेथड है ये सबसे एक्यूरेट मेथड होता है, और जो कैल्शियम कार्बाइड मेथड रहता है ये सबसे फास्ट मेथड रहता है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल आर 35% एंड 70% रेस्पेक्टिवली। द परसेंटेज ऑफ सॉइल फ्रैक्शन विद ग्रेन साइज फाइनर देन 0.002 mm इज 25। द एक्टिविटी रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल इज। तो हमसे एक्टिविटी रेशियो पूछा गया है, तो इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं 0.6, 1, 1.4 और 1.8। देखिए क्वेश्चन के अंदर में पहले दिया गया है लिक्विड लिमिट दी गई है और प्लास्टिक लिमिट दी गई है हमें, और ग्रेन साइज दिया गया है फाइनर देन 0.00, मतलब क्ले दिया गया है, क्ले 25 दिया गया है। तो हम पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो आएगा 1.4 आएगा। देखिए आंसर कैसे है, हमें पता है एक्टिविटी जो रहती है उसका फॉर्मूला रहता है IP बाय परसेंटेज क्ले। तो IP रहता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट करेंगे, डिवाइड बाई क्ले करेंगे, तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1.4 आएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलिक हेड that would produce a quick sand condition in a sand stratum of thickness 1.8 meters, specific gravity 2.65 and void ratio 0.65 is equal to। तो हमें पूछा गया है कि हाइड्रोलिक हेड पूछा गया है क्विक सैंड कंडीशन में। ऑप्शन क्या दिए गए हैं 1, 1.2, 1.6 और 1.8। देखिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 1.8 मीटर। देखिए कैसे आया, देखिए IC का एक फॉर्मूला रहता है। IC जो रहता है IC यानी कि IC हाइड्रोलिक ग्रेडियंट रहती है, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। इसका फॉर्मूला रहता है G-1/1 + E। तो हमें G की वैल्यू दी गई है 2.6, -1/1 + E की वैल्यू दी गई है 0.65। तो इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1। अगर क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू 1 आई है तो इसका मतलब हो गया हाइड्रोलिक जो हेड होगा और जो लेंथ होगी, स्ट्रेटम की जो थिकनेस होगी या लेंथ होगी, इसका जो रेशियो होएगा उसकी वैल्यू होगी 1। और हमसे हाइड्रोलिक हेड पूछा गया है और हमें थिकनेस की जो वैल्यू दी गई है वो 1.8 दी गई है। इसका मतलब H की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी 1.8 मीटर ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द फ्रेटिक लाइन विद इन अ डैम सेक्शन इज। तो जो फ्रेटिक लाइन रहती है उसके डैम के अंदर उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू क्या रहती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा रहती है, इक्वल रहती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होती है, या नन ऑफ द। तो इसका जो आंसर है वो है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहती है। देखिए होती क्या है फ्रेटिक लाइन,
तो ये एक डैम दिया गया है, डैम सेक्शन दिया गया है, ये वाटर लेवल दिया गया है। तो अगर परवीस है, अगर डैम का जो मटेरियल है, तो इस तरह से यहाँ से सीपेज होगा वाटर का। तो ये टॉप मोस्ट जो लाइन रहेगी इसको बोलते हैं फ्रेटिक लाइन, ठीक है। इसके अगर नीचे जाएंगे तो जो वाटर का यहाँ पे प्रेशर आएगा काउंट में, तो वो प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस लाइन के ऊपर जो प्रेशर रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेयर प्रेशर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ पर्टिकुलर लोडिंग condition saturated clay layer undergoes 30% consolidation in a period of 180 days. What would be the additional time required for further 20% consolidation to occur? तो हमें दिया गया है 30% कंसोलिडेशन दिया गया है, और यहाँ पे एक जगह हमें दिया गया है 20% कंसोलिडेशन और 30% कंसोलिडेशन दिया गया है। दोनों कंसोलिडेशन 50% से कम है, और हमें टाइम पीरियड दिया गया है 180 डेज 30% कंसोलिडेशन के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 320 डेज, 280 डेज, 220 डेज और 160 डेज। तो इसका पहले आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होएगा 320 डेज। देखिए आंसर कैसे आया। देखिए हमें पता है कि TV इक्वल टू क्या रहता है, CV/T/D², और यहाँ पे TV अगर 50% से हमारे पास कम है कंसोलिडेशन, तो TV को हम इक्वल लिख सकते हैं 5/4 इंटू कैपिटल U², ठीक है। इसका मतलब क्या रह जाएगा कि अगर हम इन वैल्यूज़ को 1 और 2 अगर नेम दे दें, फर्स्ट वैल्यूज़ को 1 कह दें और सेकंड वैल्यूज़ को 2 कर दें, तो T1/T2 की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो वो डिपेंड करेगी ओनली U² पे। तो T1/T2 इक्वल टू हो जाएगा U1² तो हमें T1 की वैल्यू 180 दी गई है, U1 की वैल्यू हमें पता है 30% है, U2 की वैल्यू हमें पता है 20% है, तो इससे T2 की वैल्यू आ जाएगी जो कि 500 दिन 500 डेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट पूछा हुआ होता तो T2 की वैल्यू तो 500 डेज बोल देते, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है एडिशनल टाइम रिक्वायर्ड, तो हम क्या है 500 में से 180 माइनस करेंगे तो 320 डेज हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 देखते हैं। फॉर कंडक्टिंग ए स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, द वेट ऑफ हैमर, द फॉल ऑफ हैमर, द नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर एंड द नंबर ऑफ लेयर्स रिक्वायर्ड आर रेस्पेक्टिवली। तो हमसे पूछा गया है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट जो रहता है उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं। हमें पता है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के अंदर क्या रहती है स्पेसिफिकेशन, तो आंसर देखते हैं क्या है। तो उसका जो वेट रहता है वो रहता है 2.60 kg। उसकी जो हैमर की हाइट रहती है वो रहती है 310 mm, और जो नंबर ऑफ ब्लोज रहते हैं वो रहते हैं 25, और जो नंबर ऑफ लेयर्स रहती हैं वो नंबर ऑफ लेयर्स एस जो कि रहती हैं 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीप फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर द कॉम्पैक्टिंग। शीप फुट रोलर किसके लिए यूज़ करते हैं, कौन से टाइप की सॉइल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं, हार्ड रॉक, ग्रेनुलर सॉइल, कोहेसिव सॉइल और एनी टाइप ऑफ सॉइल। तो पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर है कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल के लिए हम शीप फुट रोलर्स यूज़ करते हैं सिल्ट और क्ले के लिए। ग्रेनुलर सॉइल के लिए हम वाइब्रेटरी रोलर्स यूजुअली हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट फॉर अ सॉइल डिपॉजिट, तो हमें द वैल्यू ऑफ 1 - u μ/μ गिवन बाय, तो हमें 1 - μ/μ की वैल्यू बतानी है। हमें दिया गया है K0 रेस्ट पे अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दिया गया है, Ka एक्टिव प्रेशर अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दिया गया है, Kp पैसिव अर्थ प्रेशर कोफिशिएंट दिया गया है, म्यू पॉइजनस रेशियो दिया गया है। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1/K0। देखिए कैसे आया, हमें पता है कि K0 जो रहता है μ/1 - μ रहता है, अर्थ प्रेशर एट रेस्ट रहता है। हमें जो पूछा गया है वो इसका इन्वर्स है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/K = ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ग्रॉस बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ 2.0 मीटर wide strip footing at a depth of 1.5 meter is 450 kilonewton per meter square. If gamma is equal to 20 kilonewton per meter cube, what is the net bearing capacity? तो हमें नेट बियरिंग कैपेसिटी पूछी गई है और इसके ऑप्शन हमें दिए गए हैं 400,
410, 420, 430 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इसका आंसर जो आएगा वो 420 आएगा। देखिए पर इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे, देखिए कि क्यू नेट जो रहता है वो हम लिख सकते हैं क्यू ग्रोस माइनस गामा डी एफ। देखिए क्यू ग्रोस हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, क्यू ग्रोस हमें दिया गया है वो 450 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। अब इसमें से हमें क्या करना है, गामा इंटू डी एफ, डेप्थ ऑफ द फुटिंग करना है। तो ये जो डेटा है वो एक्स्ट्रा दिया गया है हमें, तो डेप्थ ऑफ द फुटिंग हमें दी गई है 1.5। कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू नेट इज इक्वल टू क्यू ग्रोस माइनस गामा डी या गामा डी एफ। तो ग्रोस से इसमें सब डेटा पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 420। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ स्क्वायर बेयरिंग प्लेट इन अ प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल शुड बी। तो बेयरिंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्क्वायर बेयरिंग प्लेट का जो साइज़ है वो कितना होना चाहिए, तो वो हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, 300 से कम होना चाहिए, 300 से 750 के बीच में होना चाहिए, 750 से 1 मीटर के बीच में होना चाहिए, या 1 मीटर से बड़ा होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है देखते हैं, वो आंसर है कि बेयरिंग प्लेट, स्क्वायर बेयरिंग प्लेट का जो साइज़ है वो 300 mm से 750 mm के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar made of a material which has modulus of elasticity 2 × 10⁵ megapascal and Poisson's ratio 0.25, which of the following correspond to the shear modulus of material। तो हमें क्वेश्चन के अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई दिया गया है, ई की वैल्यू दी गई है, पॉइजन्स रेशियो म्यू की वैल्यू दी गई है, और हमें जी की वैल्यू पूछी गई है, शेयर मॉडुलस की वैल्यू। ऑप्शन दिए गए हैं 0.2 × 10⁵ मेगापास्कल, 0.4 × 10⁵ मेगापास्कल, 0.5 × 10⁵ मेगापास्कल और 0.8 × 10⁵ मेगापास्कल। देखिए इस क्वेश्चन का पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर आएगा 0.8 × 10⁵ मेगापास्कल। देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, हमें पता है कि ई का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है 2G × 1 + मी, ठीक है। और एक फॉर्मूला ई का वो रहता है E = 3K 1 - 2 म्यू। तो हमें ये सारे फॉर्मूले जो ई के हैं वो हमें याद रखने हैं, क्योंकि किसी भी ऑलमोस्ट हर एक एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाए यहाँ पे, ऐसे छोटा सा न्यूमेरिकल दे दिया जाए। जब हम इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.8 × 10⁵ मेगापास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए propped cantilever beam ABC fixed at A and propped at B। तो AB is equal to L and overhang BC is equal to L/4। A point load P is applied at C will generate a moment at A। तो हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम दिया गया है जो A पर फिक्स्ड है, B पर प्रॉप्ड है, और एक थोड़ा सा ओवरहैंग भी दिया गया है जिसकी वैल्यू L/4 है। तो हमें जहाँ पर पॉइंट लोड लग रहा है P, तो पॉइंट C पे, तो हमें पूछा गया है पॉइंट A पे कितना मोमेंट जनरेट होगा। तो ऑप्शन दिए गए हैं PL/2, PL/4, PL/8 और PL/10। तो इसका आंसर पहले देखते हैं, इसका आंसर है PL/8। देखिए आंसर कैसे आया, देखिए क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक प्रॉप कैंटिलीवर भी, तब होगा कि क्या कि ये C एंड फ्री है, पर लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट लोड लग रहा है L/4 पे, तो P × L/4, तो यहाँ पे एक मोमेंट लग जाएगा PL/4 का, तो और बाकी को हम फ्री छोड़ सकते हैं। तो इस मोमेंट की वजह से इस फिक्स एंड पर कितना मोमेंट कैरी ओवर होगा, तो हमें पता है अगर यहाँ पे m मोमेंट लगेगा तो यहाँ पर फिक्स होने की वजह से हाफ मोमेंट जो है कैरी ओवर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा PL/4 / 2 PL/8। तो इसका आंसर हो जाएगा PL/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शाफ्ट ऑफ लेंथ L हैविंग टॉर्जनल रिजिडिटी GJ is subjected to a torque T, the corresponding stiffness shall be। तो हमें स्टिफनेस पूछा गया है, तो ऑप्शन दिए गए हैं TJ/L, GJ/L, TG/L और TJ/GL। तो इसका पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर है GJ/L। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है जो हमें याद रखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला भी जनरली एग्जाम में पूछ लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हमसे और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। फॉर्मूला रहता है T/J = टॉर्क/J =
टो बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। तो इस फॉर्मूले के अंदर हमसे पूछा गया है स्टिफनेस जो रहती है वो रहता है टी बाय थीटा, यानी कि 1 डिग्री रोटेशन के लिए हमें कितना टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, वो रहता है उसका स्टिफनेस। तो हमें टी बाई थीटा निकालना है, तो थीटा है जो यहाँ आ जाएगा और जो जी है वो जे है जो जी के साथ चला जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जी जे बाई एल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Euler's critical buckling load for a column fixed at one end and free at other end is, तो आइलर का हमें बकलिंग लोड जो पूछा गया है इस तरह के कॉलम के लिए जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो। तो ऑप्शन दिए गए हैं पाई स्क्वायर ई बाई एल स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई है बाई 2l स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई बाई 4l स्क्वायर और पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आई बाई एल स्क्वायर। देखिए तो इसका पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा पाई स्क्वायर ई आई बाई 4l स्क्वायर। देखिए कैसे आया, देखिए ये डिफरेंट कंडीशन रहती हैं आइलर्स में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है। इसके लिए रहता है पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। यहाँ पर एल जो होता है एल इफेक्टिव रहता है, यहाँ पे एल इफेक्टिव रहती है। इफेक्टिव लेंथ होती है, ये कंडीशंस जो एंड कंडीशन है इन पे डिपेंड करती है। अगर ये एंड कंडीशन चेंज होगी तो इफेक्टिव लेंथ चेंज होगी, इफेक्टिव अगर लेंथ चेंज होगी तो हमारे पास बकलिंग लोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो हमारी जो कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में वो दी गई है ये वाली कंडीशन। तो इसमें इफेक्टिव लेंथ जो होगी एल की जगह हम 2l पुट करेंगे, एल की जगह 2l पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4l स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई बाई 4l स्क्वायर आंसर हो जाएगा ये। तो जो बाकी के जो कंडीशंस हैं वो भी हमें याद रखनी है, किसी दूसरे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक इज सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेसेस ऑन 2 orthogonal faces 600 megapascal and 400 megapascal of a same nature. What shall be the maximum shear stress produced on a plane? तो दो नॉर्मल स्ट्रेसेस हमें दिए गए हैं जिनका साइन सेम है, नेचर सेम है, तो मैक्सिमम शेयर हमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं 500, 300, 250 और 100 मेगापास्कल। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा 100 मेगापास्कल। देखिए आंसर कैसे आया, देखिए हमें कोई भी यहाँ पे शेयर स्ट्रेस नहीं दिया गया है, तो जो भी हमें नॉर्मल स्ट्रेशन दिए गए हैं उनको मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस मान सकते हैं। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यू 600 और 400 आ जाएंगी। तो हमें पता है टो मैक्स जो रहता है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस रहता है वो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 रहता है। तो इनकी वैल्यू जो अगर पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 मेगापास्कल। तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और एक चीज़ याद होनी चाहिए, अगर हमें टो एक्स वाई नहीं दिया रहता है, शेयर स्ट्रेस नहीं दिया रहता है, तो जो हमें नॉर्मल स्ट्रेसेस दिए रहते हैं वही मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ 2 रेक्टेंगुलर कॉलम इज इन द रेशियो ऑफ 3:1। व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ देयर डेप्थ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के हमें रेशियो दिए गए हैं और उनके जो डेप्थ के हमें रेशियो पूछे गए हैं। तो ऑप्शन में हमें दिए गए हैं ऑप्शन 1 3:1, ऑप्शन 2 1:3, ऑप्शन 3 1:3, ऑप्शन 4 √3:1। तो पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा 3:1। देखिए आंसर कैसे आया, देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन हमें पता है आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इज इक्वल टू रहता है √I/A। तो R1/R2 कर देंगे तो इनका भी रेशियो हो जाएगा। देखिए आई को हम लिख सकते हैं BD3/12 और यहाँ पे भी BD3/12 आएगा तो 12 से 12 कट जाएगा। और ए को हम लिख सकते हैं B/D। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा D1/T2। इसका मतलब होगा जो रेडियस ऑफ गायरेशन का जो रेशियो होगा वो ही उनके डेप्थ का रेशियो होगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम रोटेट्स बाय 0.001 रेडियंस अंडर अ पॉइंट लोड 10 kN when deflection at the free end due to a moment of 100 kN is। तो हमें क्या दिया गया है, कैंटिलीवर बीम दिया गया है और उसका थीटा दिया गया है ये फ्री एंड पे, और जो ये रोटेट करता है 10 kN लोड की वजह से। हमें डिफ्लेक्शन निकालना है फ्री एंड पे और मोमेंट जो हमें दिया गया है 100 kN।
तो इसके ऑप्शंस हम देखते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं 10 mm, 20 mm, 25 mm, 40 mm। पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है 10 mm। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैक्सवेल बेटीज थ्योरम थोड़ी याद करनी पड़ेगी। उसमें P1 डेल्टा 1 इज इक्वल टू M1 थीटा 1, यानी कि एक पॉइंट वन पे कितना डिफ्लेक्शन आया मोमेंट की वजह से, और पॉइंट 1 पे कितना रोटेशन आया लोड की वजह से। तो वो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक बराबर होगा। तो इसमें जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट डिफ्लेक्शन आ जाएगा 10 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज पर IS कोड प्रोविजन द टॉलरेंस ऑफ प्लेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 mm शैल बी। तो 200 mm से ज़्यादा अगर डेप्थ होती है इफ़ेक्टिव डेप्थ, तो हमें टॉलरेंस लिमिट बतानी है रीइंफोर्समेंट के लिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं ±25 mm, ±20 mm, ±15 mm और ±10 mm। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा ±15 mm। ये डायरेक्ट कॉडल प्रोविज़न है। कॉडल प्रोविज़न क्या बोलता है, अगर इफेक्टिव डेप्थ जो है उसकी वैल्यू 200 से कम रहती है, 200 के बराबर रहती है, तो टॉलरेंस लिमिट रह जाएगी ±10 mm, और डेप्थ की वैल्यू 200 mm से बढ़ जाती है तो रीइंफोर्समेंट के लिए जो टॉलरेंस लिमिट हो जाएगी वो ±15 mm। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कर्व शोविंग परसेंटेज पासिंग ऑन ऑर्डिनेट वर्सेज सीव साइज ऑन एब्सिसा ऑफ एग्रीगेट अ हॉरिजॉन्टल पोर्शन फॉर सर्टेन रेंज इंडिकेट्स। देखिए, तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं कंटिन्यूस ग्रेडिंग, गैप ग्रेडिंग, मिक्स ग्रेडिंग और पोरस ग्रेडिंग। पहले इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गैप ग्रेडिंग। हमें पता है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कि अगर एक इस तरह से कर्व बन जाता है जहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल पोर्शन आ जाता है, इसका मतलब ये रहता है पार्टिकल साइज के जो पार्टिकल है वो मिसिंग है। इसका मतलब वहाँ पे गैप है, इसलिए गैप ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेफ्टी फैक्टर टू बी टेकन फॉर कंक्रीट एंड स्टील रीइंफोर्समेंट रेस्पेक्टिवली फॉर डिज़ाइन पर्पज एज पर IS 456/2000 देखिए, इजी क्वेश्चन है, सबको पता रहता है। इसका आंसर रहेगा 1.5 रहता है कंक्रीट के लिए, 1.15 रहता है स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए मोनोलिथिक स्लैब बीम RC कंस्ट्रक्शन ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट टू बी प्रोवाइडेड इन अ स्लैब शैल बी। तो मोनोलिथिक स्लैब बीम RC कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं स्लैब के अंदर, तो हमें कितने % रीइंफोर्समेंट देनी पड़ती है, तो वो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं 60%, 50%, 40% एंड 25%। तो इसका आंसर हो जाएगा 60%। तो ये कॉडल प्रोविजंस है, ये हमें डायरेक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेज लेंथ ऑफ स्टील स्पेसिमेन एज पर कॉडल प्रोविजन। कॉडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग गेज लेंथ क्या रहती है वो पूछा गया है हमसे। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं 5D, 6D, 8D और 5.65 √A0, जहाँ पे √A0 रहता है क्रॉस सेक्शनल एरिया स्पेसिमेन का और D रहता है लार्जर डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन। तो इसका आंसर देखते हैं। एक कॉडल प्रोविजन है तो हमें इसको याद रखना है कि जो गेज लेंथ रहती है स्टील स्पेसिमेन की वो रहेगी 5.65 √A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ करेक्ट अबाउट प्रेइंग फोर्सेस। देखो, प्रेइंग फोर्सेस के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं एडिशनल टेंशन फोर्स, एडिशनल कंप्रेसिव फोर्स, एडिशनल बेंडिंग मोमेंट, एडिशनल टॉर्जनल फोर्स। तो इसका पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा एडिशनल टेंशन फोर्स। अब प्रेइंग फोर्सेस होते क्या हैं, देखिए इस तरह का अरेंजमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस जॉइंट पे क्या होगा, हमने 2 बोल्ट प्रोवाइड किए गए हैं। अब इन बोल्ट्स को अगर हम टाइट करेंगे तो यहाँ पे कर्व होने की वजह से यहाँ पे एक रिएक्शन जनरेट होगा, ये सेम रिएक्शन यहाँ पे जनरेट होगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये जो बोल्ट है यहाँ पे एक रिएक्शन ये इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो बोल्ट के अंदर क्या होगा, एडिशनल टेंशन फोर्स आ जाएगा। इसी एडिशनल टेंशन फोर्स को ही हम प्रेइंग फोर्सेस कहते हैं। और जो एडिशनल टेंशन फोर्स होगा वो इस रिएक्शन के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिडक्शन इन डिजाइन शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट
ड्यू टू पैकिंग प्लेट इन एक्सेस ऑफ 6 mm इज एक्सप्रेस्ड एज पर IS 800 2007 बाय। तो एक कोऑर्डिनल प्रोविजंस हैं, ऑप्शन हमें दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1-0.0125t, 1-0.125t, 1-0.12t, 1-0.25t। तो जो टी दी ये TPM थिकनेस दे रखी है हमें थिकर पैकिंग प्लेट की, तो इसका जो आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1-0.01125 TP। तो ये कोऑर्डिनल प्रोविजन है, तो जो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफर शेयर टू बी कंसीडर्ड फॉर डिज़ाइन ऑफ बैटन प्लेट इज। तो ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ये सब लोगों को पता रहता है कि बैटन प्लेट्स के जो हम डिज़ाइन कर देते हैं तो उसमें ट्रांसफ़र शेयर फोर्स को जो कंसीडर किया जाता है वो 2.5% कंसीडर किया जाता है एक्सियल फोर्स का। इसका आंसर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक्स। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ब्रिक्स की कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए गए हैं मॉडुलस ऑफ रैप्चर, टेक्सचर, टेंसाइल स्ट्रेंथ और फायर रेजिस्टेंस। आंसर देखते हैं, इसका आंसर है टेक्सचर। देखिए तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, उस ब्रिक का कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, साइज़ कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, और जो बाकी की चीज़ें जिस तरह से स्ट्रेंथ हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हुआ, या उसकी मॉडुलस ऑफ रप्चर हुआ, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी हुआ, तो वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, थर्मल कंडक्टिविटी या फायर रेजिस्टेंस, ये सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। टॉलरेंस लिमिट फॉर डायमेंशंस of brick in length, width and height respectively for a sample of 20 bricks taken together as per IS code। देखिए अगेन IS कोड का ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 20 ब्रिक्स हम एक साथ ले करते हैं, तो उसमें टॉलरेंस लिमिट क्या रहती है डायमेंशन की। ब्रिक्स का जो स्टैंडर्ड साइज हमें पता है 19x9x9 रहता है, नॉमिनल साइज उसका रहता है 20x10x10 सेंटीमीटर, और हमें पूछा है कि 20 ब्रिक्स जब ले करते हैं एक साथ तो उसमें टॉलरेंस लिमिट क्या रहती है, कितना साइज़ वेरी कर सकता है। तो इसके हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है 80 mm, 40 mm एंड 40 mm। देखते हैं किस तरह से होता है। देखिए कोड क्या कहता है कि मॉडुलर साइज़ की जब हम ब्रिक लेते हैं तो उसके अंदर जो वेरिएशन, जो टॉलरेंस लिमिट है, वेरिएशन जो है लेंथ में 80 mm हो सकता है, विड्थ में 40 mm हो सकता है, और हाइट में 40 mm जो वेरिएशन हो सकता है, जो इसकी टॉलरेंस लिमिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115, कंसीडर फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एग्रीमेंट टू बी साइंड फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट आंसर। तो बोलता है कि फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर एग्रीमेंट टू बी साइंड फॉर द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें साइन डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो उसके हमें दिया रहता है लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन ऑफ पर्टिकुलर एप्लीकेशन, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग्स और प्राइस्ड बिल ऑफ क्वांटिटी। तो हमें नॉर्मली ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं, उन सब पे साइन कॉपी हमारे पास होनी चाहिए, तभी जाके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को हम शुरू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the F9 key of the keyboard is pressed, the following facility is toggled on and off। F9 की दबाने से क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। स्नैप, ऑर्थो, ओ स्नैप या ग्रिड, क्या ऑन या ऑन ऑफ होता है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर है स्नैप। देखिए ऑटोकैड की जो शॉर्ट कीज़ हैं, तो इन सब के बारे में तो हमें पता होना चाहिए, इसके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए जो ऑब्जेक्ट स्नैप रहता है उसके लिए F3 यूज़ किया जाता है, ग्रिड मोड के लिए F7 यूज़ किया जाता है, ऑर्थो मोड के लिए F8 यूज़ किया जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिए। F8 हमेशा ऑर्थो मोड ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। कभी भी हमें वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी हो, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो, तो ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद हम किसी भी एंगल पे लाइन खींच नहीं कर सकते, या तो वर्टिकल खींच सकते हैं या हॉरिजॉन्टल, तो उसको ऑर्थो बोलते हैं। F9 जो स्नैप मोड को ऑन ऑफ करने के लिए यूज आता है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, जो कि आंसर है। F11 जो होता है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज WCS स्टैंड फॉर। WCS की फुल फॉर्म हमसे पूछी गई है, ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। WCS की जो फुल फॉर्म होती है वो रहती है वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट, व्हाट कीबोर्ड की यूज फॉर पोलर ऑन और ऑफ। पोलर को ऑन और ऑफ करने के लिए कौन सी कीबोर्ड की यूज़ की जाती है? ऑप्शन में दिया गया है F10, F11, F12 और F8। तो इसका पहले आंसर देखते हैं। इसका आंसर है F10। देखिए, अभी मैंने बताया कि ऑटोकैड की जो भी ये शॉर्ट कीज़ हैं फंक्शन की से रिलेटेड, ये तो आपको फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। इसमें से ऑलरेडी एक क्वेश्चन हमने पीछे देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। तो देखिए, जो F8 की है अभी मैंने बताया ऑर्थो मोड के लिए यूज़ की जाती है, F9 है स्नैप मोड के लिए, F10 है पोलर मोड के लिए जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, F11 है ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, F12 है डायनेमिक इनपुट मोड के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कमांड अलाउज यू टू चेंज द लाइन टाइप। लाइन टाइप स्केल को चेंज करने के लिए कौन सी कमांड यूज़ की जाती है? जनरली ऑटोकैड में क्या रहता है, जिस तरह का फंक्शन किया जाता है उसके फर्स्ट लेटर को ही हम उसकी कमांड में यूज़ करते हैं। तो इसमें लाइन का L, टाइप का T और स्केल का L, तो LTS, लाइन टाइप स्केल, तो इसका आंसर हो जाएगा LTS। देखिए, LTS है जो यूज़ किया जाता है, चेंजेस द स्केल फैक्टर ऑफ लाइन टाइप फॉर ऑल ऑब्जेक्ट इन अ ड्राइंग। तो लाइन टाइप का हमें स्केल फैक्टर को चेंज करना हो तो हम LTS कमांड को यूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो LT कमांड है उसको हम करते हैं लाइन टाइप को अगर चेंज करना हो तो इसी के साथ हमारे 120 क्वेश्चंस जो हैं पेपर 1 है जो कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला वीडियो हम लेकर बहुत जल्द आएंगे जो कि पेपर 2 सॉल्यूशंस के बारे में होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस क्वेरीज हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट दिए गए ईमेल आईडी पर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। नमस्कार।